सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है वर्णमाला में वर्ण विचार, जिसमें हम बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। शिद्दत से सिलेक्शन लेना है, ईमानदारी से इस बार हर घर में सिलेक्शन आना है। अब देखिए यहां पर हिंदी वर्णमाला में आपने सभी बच्चों ने जाना है कि भाई 52 वर्ड होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन पूरा नोट्स कंप्लीट करना है, एक एक बारीकी से समझना है। लिखिएगा, हिंदी वर्णमाला से पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जो आपको ये देखिए व्यवस्थित समूह जो मैंने अलग कलर से लिखा है, व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रम को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि व्यवस्थित वाला ऑप्शन लेना है, कि जिस तरीके से आप एक माला को मोतियों में व्यवस्थित तरीके से पेरते हो तब वो जाके एक माला बनती है दोस्त। इसी तरीके से वर्णमाला क्या है कि वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है कि का के बाद खा आएगा, खा के बाद गा आएगा। यही व्यवस्थित क्रम वर्णमाला हिंदी अल्फाबेट कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई वर्ड कितने होते हैं, तो 52 वर्ड होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। यह हर बच्चे को पता होना चाहिए। आप बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाना जिससे मजा आ जाए एग्जाम के समय यहां पर रिवीजन करने में। देखिए दोस्तों, वर्ण क्या है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा यहां से टफ बनते हैं, क्वेश्चन यहां से टफ बनते हैं जिससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए एक्चुअल में आपको ये दो चीजें हमेशा जाननी है कि वर्ण क्या है। अगर वर्ण पूछे तो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है वर्ण क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वहां पर आपको आंसर वर्ण मारना पड़ता है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है, वर्ण है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, किसी वाक्य लिखित भाषा में करने के लिए हम वर्ण का ही तो इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसा आपका कोई नाम है तो वो वर्णों से ही तो मिलके बना है। अब बात आती है यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कहता है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो ध्वनि है। ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा स्वरूप बदल सकता है। अभी कह रहा था सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण हो जाएगी भाषा की। और जब कहे कि उच्चारण की दृष्टि से, जब क्वेश्चन में ही लगा दे उच्चारण, तब वहां पर लघुत्तम इकाई ध्वनि हो जाएगी। लेखन की दृष्टि अगर लगा दे तब वहां पर वर्ण हो जाएगा। तो जो आप वर्ण देख रहे थे ना, ये लेखन वाला है। जो आप ध्वनि देख रहे हो ना, ये उच्चारण वाला है। तो दोनों में फर्क है। ये बारीकी फर्क कोई बच्चा जल्दी जल्दी नहीं जान पाता, आजकल किताबों में नहीं दिया होता है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं, एक है स्वर है, एक है व्यंजन है। अब इसको बारीकी से समझते हैं। ये तो मैं लिखवा चुका हूं, अभी ऊपर है ना स्लाइड में। अब इनको बारीकी से समझते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, स्वर और व्यंजन अगर पढ़ लिया तो पूरी वर्णमाला का आधा भाग खत्म हो गया। बोले सर कैसे, हम अनुस्वार भी बहुत सारे बच्चों का जिक्र होता है कि सर अनुस्वार में अनुनासिक विसर्ग, ये सर क्या है, ये भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ण देख लेते हैं। इसमें देखिएगा, स्वर है, वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर को और एक व्यंजन को। स्वर को बांटा गया है, स्वर के 3 रूप हैं जो आपको बहुत आसानी से सिखा दूंगा। एक मिनिमम सेकंड के अंदर आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बोले सर कैसे, मैं जान लेता हूं सबसे पहले कि भाई वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन फटाफट ये बन सकता है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो तुरंत 2 वाला ऑप्शन पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है। बच्चों का दिमाग ही नहीं जाता है कि वर्ण स्वर और व्यंजन हो सकते हैं क्या। वर्ण दोस्तों 2 होते हैं, एक होगा स्वर और एक होगा व्यंजन। तो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार हो गया। स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रमुख 3 होते हैं। व्यंजन भी क्या है, 3 प्रमुख होते हैं। सबसे पहले जानेंगे स्वर क्या है। स्वर देखिए, स्वर वो होता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब कोई भी
वर्ण सहायता ना करे स्वर वर्णों को बोलने के लिए, तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे क्या कहेंगे दोस्तों, स्वर कहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, आपसे निवेदन है हर बहन हर भाई हर गृहिणी से इस क्वेश्चन को नोट जरूर करें। अब बात आती होगी, देखो एक बच्चा ये भी कह रहा सोच रहा होगा कि 11 भी स्वर होते हैं, 13 भी मैंने सुने हैं। तो आपको मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। मैंने आपको अभी ऊपर यही लिखाया है कि स्वर होते हैं 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 11 ऑप्शन में ना देके कह दे कि कुल स्वर, तब कुल स्वर में आपको क्वेश्चन में ये लिखाया आएगा कि अयोगवाह सहित, अयोगवाह हिंदी में 2 होते हैं, एक होता है अंग और आह, तब स्वर हो जाएंगे 13। कोष्टक में वो साफ साफ लिख देगा, नहीं तो क्वेश्चन विवादों में नहीं चला जाएगा। तब वो साफ साफ लिख देगा कि कुल स्वर बताइए अयोगवाह सहित कितने होते हैं, तब 13 आप मारिएगा। ठीक है, स्वर के भेद कितने होते हैं मैंने अभी बताया, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि जो ह्रस्व स्वर होता है वो क्या होता है। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन यहां से बन गया, क्वेश्चन बन गया दोस्तों। क्वेश्चन पिछली बार ये भी पूछा जा चुका है 2-3 साल पहले, कह रहा था कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। तो एक ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा, है ना। तो आपको क्या लगाना है, बहुत कम समय। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। बोले छोटा आ आप बोलोगे ना तो बहुत धीमी आवाज, आ ई उ री, देखो बिल्कुल धीमी आवाज। जब भी कोई चीज आप उच्चारित करते हो धीमी आवाज हो तो वो ह्रस्व स्वर होंगे। दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर दोस्तों ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय। अब कैसे, बोले यहां मैंने अ बोला था, यहां मैं कह रहा हूं आ, यहां मैंने ई बोला था, यहां 2 गुना समय मैंने कहा ई, मैंने कहा उ बोला था, मैंने कहा उ। तो यहां पर क्या है कि यह जो स्वर है यह आवाज पर नियंत्रित होते हैं। ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय, दीर्घ स्वर में लगभग ह्रस्व से 2 गुना। और यह कितने होते हैं, 7 होते हैं। आ ई उ सब बड़े बड़े, ए ओ औ। ठीक है, याद हो गया ना, क्लियर है। जितने बड़े हैं वो दीर्घ हैं, जितने छोटे हैं वो ह्रस्व हैं। अब बात करेंगे, फटाफट जान लेते हैं प्लुत स्वर क्या है। देखिए दोस्तों, प्लुत स्वर क्या है। प्लुत स्वर वो है जहां पर अभी मैंने क्या पढ़ा कि जब बहुत कम समय लगे, फिर यहां पर 2 गुना समय लगे, किससे, ह्रस्व से। अब प्लुत स्वर इसका भी बाप है। प्लुत स्वर कह रहा है कि ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि ह्रस्व स्वर बहुत कम है, दीर्घ स्वर ह्रस्व से ज्यादा है और प्लुत स्वर दीर्घ से ज्यादा है। मतलब सबका बाप जो कौन है वो प्लुत स्वर है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में कल को ये आए कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण करने पर समय ज्यादा लगता है, समय दोस्तों ज्यादा लगता है, तो मैं कहूंगा वो प्लुत स्वर है। क्या है, प्लुत स्वर है। जैसे मैंने कहा ओम, तो हम जब ओम कहते हैं तो हम जब तक मेरा सांस है तब तक मैं ओम कहता हूं। जब मैं किसी को बुलाता हूं, बोले काका, तो जब बहुत तेज आवाज लगाते हैं और काका है खेत के पास तो बहुत तेज आवाज लगाते हैं, तो जब तक काका तक आवाज नहीं पहुंच जाती तब तक हमारा मुंह बंद नहीं होता। इसीलिए यहां पर भैया जितनी तेजी से हम आवाज लगाएंगे, तो यहां हम क्या सोच रहे हैं कि प्लुत स्वर हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर फालतू की बात ना पढ़, यहां पर जो है चीजों को पढ़ाकर फैक्ट बताएंगे कि व्यंजन क्या होता है। और व्यंजन के बाद हम जानेंगे दोस्तों कि इसके उच्चारण स्थान से जो क्वेश्चन बनते हैं, और फिर जानेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। देखो व्यंजन क्या है, व्यंजन को मैंने अभी बताया कि 33 व्यंजन होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 11 स्वर होते हैं, 11 का 3 गुना 33 होते हैं, यह आपको याद रखना है। अब बात आती है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से, मैंने अभी कहा था कि स्वर क्या होते हैं, जो स्वर बिना किसी सहायता से बोले जाएं। व्यंजन क्या होंगे, वो स्वरों की सहायता से। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोई सहायता ना ले
आंसर क्या होगा? स्वर होगा। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, तो आंसर क्या होगा? व्यंजन होगा। ठीक है ना? हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। दोस्तों हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं गाइस, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कितने होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं। इस चीज को हमने बताया भी है। अब व्यंजन भी इसी प्रकार से 3 होते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब कह ही नहीं सकते। व्यंजन है 3 प्रकार के। एक है स्पर्श व्यंजन, कभी कभी ये पूछ लेता है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो नोट कर लो 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन अभी मैं बताऊंगा कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और दोस्तों यहां पर सबसे पहली हेडिंग डाल लो स्पर्श व्यंजन। अगर शिद्दत से सिलेक्शन लेना है हर बहन हर भाई का, तो एक एक प्लेलिस्ट में एक एक पूरे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, और पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि मैंने अपने ईमानदारी के साथ, मैंने अपने जो परवरिश के साथ कभी धोखा नहीं किया, इसलिए हम आपके साथ राष्ट्र हित में जुड़े हैं, धोखा नहीं करेंगे। सिलेक्शन लेना है तो जी जान से मेहनत करनी है, भले आप पहली बार हो या पुराने बच्चे हों। इस बार गोल्डन चांस मिल रहा है, एक एक चीज को बारीकी से समझें। हम ये दिखा देंगे कि कितना दम है फ्री क्लासेस में। स्पर्श व्यंजन में क्या है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठों के स्पर्श से मुख से बाहर आती है। देखिए जब भी हम कोई चीज बोलते हैं, जिस समय हम बोल रहे हैं ना, आप सुन रहे हो मेरी बात, तो जब हम कोई चीज बोल रहे हैं तो हमारी जीभ ऊपर कहीं जा रही है, कोई कहीं गला चल रहा है, कहीं मेरे ओंठ चल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे ना? मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं तो हमारे हर पार्ट का, जो मुख का हर पार्ट है वो चल रहा है, और इसके तहत हवा भी बाहर आ रही है। क्या आ रही है? हवा भी। ओंठों से जो हवा है ना, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दांत है ना, ओंठ सबसे बाहर आ रही, उन्हें ही तो कहते हैं दोस्त स्पर्श व्यंजन। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो ना चीजों को। किताबों में तो सब लिखा होता है, जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय में मेरा क्या है, मुंह बड़बड़ बड़बड़ चल रहा है, और हर तरीके के वर्ड एकदम से फास्ट से निकल रहे हैं। यही स्पर्श व्यंजन है। संख्या क्या है? 25 होती है। का से मां तक, का से मां तक का मतलब है कि का से स्टार्ट होता है और यहां मां तक जाता है। अब बोले सर कैसे? मैं बता देता हूं। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा जाता है, इसको तुरंत नोट करो। यहां से बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये मुझे नहीं समझ में आता, ये का वर्ग क्या है, चा वर्ग क्या है, टा वर्ग। आपको लिखना है, इसको लिख डालो फटाफट, कुछ नहीं लिखना है। देखो क्वेश्चन में अगर पूछे कि का वर्ग में कितने आते हैं, तो का वर्ग में 5, चा वर्ग में कितने आते हैं 5, टा वर्ग में कितने आते हैं 5, ता वर्ग में कितने आते हैं 5, और पा वर्ग में कितने आते हैं 5। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 5 चौकू 20, 5 25। तो ये टोटल है स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। यही तो आपको लिखा है, देख लो भाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 5 हो गए। अब बात आती है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि ये बताओ कि वाह कहां का है, तो वाह आपको अगर याद नहीं होगा कि भाई ये ओष्ठ का है, तो कैसे मारोगे? यही क्वेश्चन आजकल पूछता है। तो आपको क्या करना है कि इसको पूरा याद करने के लिए कचट तप याद कर लेना है। कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप। इतना जल्दी जल्दी से आपको ट्रिकी वे में याद कर लेना है। कचट तप, कचट तप। तो कचट तप, ठीक है ना? का के बाद चा आएगा, टा के बाद ता आएगा, ता के बाद पा आएगा, इस तरीके से। अब बात आती है कि का वर्ग में क्या आता है कि का, खा, गा, घा, इंग्या। अब क्वेश्चन में ऐसे ही आपको कह देगा कि ये बताओ कि गा और घा कहां के हैं, तो आपको आंसर मारना पड़ेगा कंठ के हैं। देखो ये कंठ से निकल रहे हैं, यहां से कंठ से। बोले सर कैसे? इसकी एक शानदार ट्रिक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप गमला बोलते हो, तो आपका गा है ना, गा, आप बोल के देखो एक बार, गा गा बोलोगे तो आपके कंठ पर जोड़ पड़ेगा, यानी गले से आपका गा निकलेगा। तो जो कंठ से निकले वो कंठ हैं, तो का वर्ग सभी कंठ वाली हैं। तालु, आप तालु देखिए, तालु, ये तालु कंठ के ऊपर वाला पार्ट। तो तालु का मतलब है कि जब जीभ आपकी ऊपर से लगती है, जैसे चा, चाचा बोलते हो ना, चाचा, तो बिना जीभ जो है आप उठक पटक करके चाचा नहीं बोल सकते हो। मेरी बात समझ में आई? तो चा वर्ग वाले सभी तालु होते हैं। टा वर्ग वाले थोड़ा सा और आगे आते हैं, तो ये क्या है, यहां थोड़ा सा और आगे आते हैं, तो ये हमारा मूर्धा। तो टा, ठा, डा, ढा, बिना जीभ के ये भी नहीं बोल सकते, तो ये मूर्धा है।
ता वर्ग वाले ये बिना दांत के नहीं बोल सकते हो, बिना दांत के नहीं बोल सकते हो। बोले दूध, तो दूध जो है ना तभी बोल सकते हो आप जब ये दा बोलते समय आपकी जो जीभ है वो दांत में ना लगे। ठीक है ना, मेरी बात क्लियर है ना। तो यहां पर आपको धन बोलना है तो बिना जीभ और बिना दांत के आप नहीं कर सकते हो। ऐसे ही पा वर्ग है तो बिना ओंठ के आप पापा नहीं बोल सकते। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि ये जो है पा है और फा है, ये किस वर्ग में आएंगे, तो ये ओष्ठ में आएंगे, क्योंकि आप बोल के देख लो, पापा बिना ओंठ के बोल पाओगे नहीं। तो यही चीजें आपको समझनी है, बहुत सिंपल था। अब चार चीजें मैं और जान लेता हूं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों वो होते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजन के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये आजकल किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अंतस्थ व्यंजन केवल इतना दे देगा कि ये चार होते हैं, यारा ला वाह होते हैं। आप समझिएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजन के मध्य का होता है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि स्वरों और व्यंजन के मध्य के उच्चारण को कौन से व्यंजन कहते हैं, ऊष्म कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, स्पर्श कहते हैं, संयुक्त कहते हैं, क्या कहोगे भैया, तो वहां पर आप अंतस्थ मारिए। ऊष्म व्यंजन क्या है कि जिन, हाँ इनकी संख्या लिख ली भाई चार, इनकी संख्या चार होती है, या रा ला वा, ठीक है, चार संख्या होती, बार बार पूछा जा चुका है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म यानी गर्मी पैदा करती है। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। जब भी ऐसे कोई चीज हम बोलते हैं, ऐसे व्यंजन को हम बोलें, जब हमारी हवा, मुख की हवा जीभ से टकराने के बाद उच्चारित करती हुई एक गर्मी पैदा करती है, एक ऊष्मा बिखेरती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बोले सा दोस्तों, बोले सा, ये सभी सा और एक हा आपके क्या होते हैं, ऊष्म। कितनी संख्या होती है, चार होती है, ये भी आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं अयोगवाह, और अयोगवाह के बाद हम देखेंगे कि अयोगवाह से कितने कॉन्सेप्ट, कितने कठिन कॉन्सेप्ट बनेंगे, और फिर संयुक्त व्यंजन, और फिर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए अयोगवाह में क्या है कि अयोगवाह का अर्थ क्या होता है कि आ के योग से जो अर्थ बहन करे, ध्यान दीजिएगा, मैं पूरी तरीके से शिद्दत के साथ, बारीकी के साथ देखिए, अयोगवाह का मतलब क्या होता है कि आ माने क्या है, आ के योग से, वाह का मतलब होता है जो अर्थ को बहन करे। बहन का मतलब समझते हो, जैसे नाव को पार, यानी नदी को पार करते समय आप नाव पर बैठते हैं तो नाव आपका बहन करती है, मोटरसाइकिल आपका बहन करती है, आपको लाद कर ले जाती है। ऐसे ही कि जब भी हम कोई चीज बोलते हैं तो आके योग से जब बोलते हैं और उसके अर्थ को बहन करके वो आगे उच्चारित करें, वही अयोगवाह है। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह होते हैं। तो दोस्तों दो परिभाषाएं आपको बता दी, एक ही चीज है, कोई चीज दिक्कत वाली बात नहीं है। अयोगवाह कितने होते हैं तो लिख लो फटाफट, अंग और आहा दो होते हैं, ये दो फटाफट होते हैं। यहां पर आपको लिख लेना है कि कितने होते हैं, तो दो होते हैं, एक अंग होता है और एक आहा होता है। जैसे आप देखो, या तो भैया ये वाली बिंदी होगी और या तो फिर भैया ये वाली आहा वाली बिंदी होगी। जैसे अंगार, ये अंगार देखिए, अंगार में क्या है, अंगार आपको दिख रहा होगा। जैसे प्रातः, अंगार में ये आपको दिख रहा होगा यहां पर अंगार में, ठीक है। प्रातः में आपको देखिए, प्रातः को जब लिखते हैं तो ये वाला प्रातः है, तो इसमें क्या है, ये अयोगवाह है। अंधेरा, अंधेरा में देखिए तीन तरीके की बिंदी होती हैं, एक ये बिंदी है, एक ये बिंदी है, क्या, एक ये वाली बिंदी है, और एक जो है ये वाली बिंदी है। तो इसमें देखो एक ये बिंदी है, एक ये बिंदी है, और एक अंधेरे में ये वाली बिंदी है। तो ये तीनों आपको देखनी है, तो चलिए तीनों दिखा देते हैं। अयोगवाह के भेद जो होते हैं वो अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, एक अनुनासिक होता है। आज आपको बता रहा हूं, किताबों में नहीं मिलेगा, इसलिए आज इसको पढ़ लेना। देखिए अयोगवाह आप सभी को पता है कि अंग और आहा पर डिपेंड होते हैं, लेकिन यहां पर आपको क्या है कि अनुस्वार समझना है। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार दोस्तों जो बिंदु होता है, चंद्र बिंदु नहीं, केवल बिंदु। केवल बिंदु का मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि अंकुर, जैसे मैंने कहा कि अंकुर, तो ये क्या हो गया कि ये जो बिंदु है ना, ये वाला जो बिंदु, यही है हमारा अनुस्वार। हंस, कंस, हंस, अंश, कंस, ये क्या है, अनुस्वार हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है, तो इसको नाक जो है, नाक को अंडरलाइन कर लेना।
जानते हैं विसर्ग क्या है दोस्तों? विसर्ग दोस्तों और अनुनासिक दो जान लो, मजा आ जाएगा। विसर्ग क्या है कि विसर्ग का चिन्ह आप सभी को पता होगा कि जब भी हम निशुल्क लिखते हैं तो ये विसर्ग है, निशुल्क है ना, ये क्या है? ये विसर्ग है। जैसे प्रातः, नमः, अंतःकरण, ये अंतःकरण पूरा है, अंतःकरण निशुल्क है ना, प्रातः, नमः है ना, ये सभी क्या है? ये हैं आपके विसर्ग हैं। और अनुनासिक क्या है? अनुनासिक में हमेशा चंद्र बिंदु आता है, चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु आता है, ये चंद्र बिंदु आपको याद रखना है, ये वाला चंद्र बिंदु है। जैसे आंख के ऊपर आप देख रहे होगे चंद्र बिंदु, गांव के ऊपर चंद्र बिंदु, सांप के ऊपर चंद्र बिंदु, इसी तरीके से हर ऐसा वर्ड जो चंद्र बिंदु लेकर आता है वो अनुनासिक, हर ऐसा वर्ड जो विसर्ग लेकर आता है वो अयोग व विसर्ग, और हर ऐसा वर्ड जो यहां पर बिंदु लेकर आता है हंस, अंश, कंस, अनुस्वार कहलाता है। ये चीजें आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेंगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं लास्ट स्लाइड पर। यह वीडियो की अंतिम स्लाइड है और आपसे उम्मीद है ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से चैनल पर आए हैं, हर शेर ने सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये मायने नहीं रखता आप कहां से हैं, मायने ये रखता है कि अगला एग्जाम आपका होना चाहिए। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से और जुड़ जाना यदि सिलेक्शन चाहिए आपको। GURUJI एक स्पेस WORLD, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा और पूरा व्याकरण, पूरा CDP, सब कुछ कंप्लीट, हर सब्जेक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का मतलब ही आपको पता चल रहा होगा। संयुक्त का मतलब क्या है कि 1 + 1 से 2 बनता है, यानी दो चीजें जब मिलेंगी तभी संयुक्त होंगी। यानी हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। अभी मैंने ऊष्म 4 बताए, अयोगवाह 2 बताए और अंतस्थ 4 बताए हैं, ठीक है ना। ऊष्म 4, अंतस्थ 4 और कितने? अयोगवाह 2 बताए हैं, और संयुक्त कितने हो गए भैया? 4 हो गए, ये याद रखिएगा। 4 कौन से होते हैं? लिख लो, पहले लिख लो, पहले यहां लिखो छा, आप ऐसे लिखिएगा, तभी ये उल्टा लिखा है यहां पर, त्रा, ठीक है, ज्ञा, ठीक है, स्रा, ये स्रा है ना, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए। तो अब छा जो बनता है वो का प्लस सा से बनता है। ये क्वेश्चन यहां से एक बनेगा, और आज नोट कर लो कि यहां से एक क्वेश्चन ना बने तो फिर कहना, यहां से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है और बनेगा इन 4 लाइनों से। क्वेश्चन कहेगा कि छा किसके संयोग से बना है, तो इस हलंत को मत भूलना, बिना हलंत वाला अगर लगा दिया वहां पर तो गलत हो जाएगा। त्रा जो है कैसे बनता है? जो त्रा है ना, ये त्रा, ये बनता है आपका त्रा से बनता है, ता प्लस रा से बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है जा की बात करोगे तो जा प्लस बनता है, जो जा बनता है वो बनेगा, उल्टा लिखता हूं यहां पर, जो बनेगा ज्ञा, ठीक है ना, ज्ञा बनेगा वो बनेगा जा प्लस वहां से बनेगा, ठीक है, वहां से बनेगा। और लास्ट का जो स्रा बनेगा, स्रा, ये जो बनेगा ये बनेगा सा प्लस रा से बनेगा। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, बिल्कुल कंठ